नमस्कार मित्रों। देखिए, अब जो हम बात करने वाले इस क्लास में, हम जो एक सीरीज़ चला रहे थे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति क्लास 10th की जो बुक्स हैं उसका वन लाइनर शॉर्ट नोट्स हम देख रहे थे, जिसमें आज हम बात करेंगे उसके पार्ट 4 के बारे में। फर्स्ट टॉपिक कौन-सा है? राजस्थान का इतिहास एक परिचय, ठीक है ना? इस टॉपिक के पार्ट नंबर 4 जो है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो कुछ पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, तो पूरे-पूरे आप जो है क्लासें देखते रहिएगा। पूरी क्लासें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो है मैं पूरी-पूरी कंप्लीट आपको करवाऊँगा राजस्थान अध्ययन, ठीक है ना? चलिए तो बात करते हैं, क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। तो इसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे गुहिल वंश के शासक के बारे में, ठीक है ना? तो देखिए क्या है, राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय दे रखा है, जो कि इस बुक में दे रखा है, उसको वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने आपके लिए संकलित किया है, ठीक है? चलिए, तो है इसमें गुहिल वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। देखते हैं पहले क्या है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व इनके आसपास का क्षेत्र जो है वो मेवाड़ कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना, सीधा सा बात है। मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो सम्मिलित कौन कौन सा, देखो, एक तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र। तो चार नाम अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन सीधा सा एग्जाम में बन सकता है कि मेवाड़ राज्य में शामिल कौन, मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, ठीक है? चलिए फिर है, गुहिल वंश के मुख्यतः मेवाड़ में है शासन किया है। गुहिल वंश ने शासक कहां पर किया? मुख्य रूप से मेवाड़ के अंतर्गत, ठीक है? फिर है, इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम पर पड़ा है। याद रखना, गुहिल वंश का नामकरण उसके शासक गुहिल के नाम से पड़ा है, ठीक है? चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। देखते कौन कौन से मत प्रचलित है। देखो फर्स्ट है अबुल फजल। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौशेखों से संबंधित बताते हैं। कौन? अबुल फजल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीधा से याद रखना, गुहिल वंश के शासकों को ईरान के नौशेखों से संबंधित किसने बताया है? अबुल फजल ने, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ से कौन सा, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड क्या कहता है? इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित बताते हैं। सीधा सा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना इसको भी। गुहिल वंश के शासकों को वल्लभी के शासकों से संबंधित कौन से इतिहासकार बताते हैं? तो वो बताते हैं कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है? फिर है नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा। नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। राजपूत कौन से, जो गुहिल वंश के शासक थे, उनको ब्राह्मण वंश का किसने बताया? तो वो बताया नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ने। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा सा यहाँ से एग्जाम में बनने के चांसेस है, इसको याद रखिएगा। फिर है गोपीनाथ, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है वो क्या कहते हैं कि 567 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। याद रखना, 567 ईस्वी में 566 ईस्वी के अंतर्गत जो है गुहिलों ने अपना शासन स्थापित किया था। ये बात का दावा कौन करते हैं? तो वो करते हैं कौन? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, गुहिल के बाद में मेवाड़ का प्रतापी शासक था। देखो सबसे पहले गुहिल के नाम से ही गुहिल वंश का नाम पड़ा, नाम करोगा। फिर गुहिल के बाद में जो है ना, उसके बाद नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में मेवाड़ का प्रतापी शासक जो है वो कौन था? वो बना था बप्पा रावल। कौन बने थे? बप्पा रावल। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि गुहिल के बाद में मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन बना था, ठीक है? तो प्रतापी शासक कौन था? तो वो था बप्पा रावल, ठीक है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल जो है शासक रहे थे कब से कब तक? तो याद रखना, 734 से लेकर 753 तक, ठीक है? अब देखते हैं ईस्वी तक, है ना? अब इसमें लिखा हुआ है राज प्रशस्ति। याद रखना, राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 300, बप्पा रावल, बप्पा से है, बप्पा रावल का अर्थ है कि याद रखना बप्पा रावल, 334 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना, किस प्रशस्ति में या किस अभिलेख में ये बात कही गई है कि बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है राज प्रशस्ति, याद रखना, ठीक है? फिर है, बप्पा की राजधानी जो है उन्होंने किसको बनाया था? नागदा को राजधानी बनाया। याद रखना, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। नागदा कहाँ स्थित है? हाल ही में उदयपुर के अंदर। कहाँ है भाई? ये उदयपुर के अंदर, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंगजी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, इसको तो याद रखना। नागदा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखना। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं लाइन से, एज इट इज यहाँ से जो है उठकर सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसको कंप्लीटली याद अभी से कर लेना। और हो सके अगर आपके पास बुक हो तो उसके अंदर अंडरलाइन कर लेना, नहीं हो तो इसको देखकर इससे नोट्स बना लेना, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट है, बप्पा ने कैलाशपुरी के अंतर्गत, याद रखना, कैलाशपुरी के अंतर्गत है उन्होंने एकलिंगजी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया था। सीधा क्वेश्चन बनता है, लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन से गुहिल के शासक थे? तो वो थे बप्पा रावल, ठीक है? फिर एकलिंगजी गुहिल वंश के कुल देवता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना, आया हुआ भी है पिछली बार सेकंड ग्रेड में समथिंग ये सवाल पूछा गया है, ठीक है? फिर है
गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभूस था। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। बप्पा का वास्तविक नाम कालभूस किसने बताया है? तो वो बताया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है, फिर ये बप्पा कालभोज की उपाधि थी, ऐसा भी कहते हैं। बप्पा जो है वो कालभोज नाम का जो व्यक्ति था उसकी उपाधि थी, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद के रचयिता कौन है? श्यामल दास। कौन है? कविराज श्यामल दास। ये क्या लिखते हैं बप्पा जी के बारे में? तो ये लिखते हैं कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु यह एक किताब है। क्या है? किताब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा कोटेशन जो है एग्जाम में बनता है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु यह एक किताब है। ये बात कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं कविराज श्यामल दास। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वीर विनोद। क्या था? वीर विनोद। ये नाम भी सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? वीर विनोद के रचनाकार कौन है? श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है और रीट में विशेष तौर से आ चुका है। ठीक है, फिर है ऐसी मान्यता है कि चित्तौड़ बप्पा जो है वो चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, फिर है इतिहासकार सीवी वैद्य। ये भी क्वेश्चन याद रखना। सीवी वैद्य जो है उसकी तुलना किसकी? बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। चार्ल्स मार्टेल कौन था? ये फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, याद रखना। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से किसने की थी? तो सीवी वैद्य ने की थी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन जो बनते हैं ना एग्जाम में वो लगभग इन्हीं सब बुकों से आते हैं राजस्थान से संबंधित। ठीक है ना, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, तो सीवी वैद्य ने कहा था कि चार्ल्स मार्टेल से तुलना की थी किसकी? बप्पा रावल की। ठीक है, चलो फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अगर याद नहीं हो तो इसको याद है ना, मार्टेल, मार्टेल से मारना, मारते हैं ना तो मतलब किसी को चोट वोट लगती है तो उसका इलाज कौन करता है? वैद्य इलाज करते हैं ना, तो मार्टेल वैद्य, सीवी वैद्य, याद रखना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है जत्र सिंह। ये थे बप्पा रावल के बारे में जानकारी। अब इसमें देखो और जानकारी क्या क्या लिखी हुई है जत्र सिंह के बारे में। जत्र सिंह शासक कब बने, कब से कब तक रहे थे? तो 1213 से लेकर 1253 तक रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, गोहिल के ही एक वंशज जत्र सिंह ने परमारो से चित्तौड़ को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाई थी। याद रखना, परमारो से चित्तौड़ को छीनकर अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो गोयल शासक थे कौन? जत्र सिंह। ठीक है, फिर आगे 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई, भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है किसके मध्य हुआ था? तो याद रखना, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना और जत्र सिंह के मध्य। ठीक है ना, और इल्तुतमिश की सेना को इसमें इन्होंने परास्त किया था। ठीक है, और इसका वर्णन जो है वो कहाँ, इस युद्ध का, भूताला के युद्ध का वर्णन जो है वो कहाँ पर मिलता है? तो वो मिलता है जय सिंह सूरी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। सीधा सा क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन सीधा सा बनता है कि जय सिंह सूरी का ग्रंथ का नाम क्या है? हमीर मद मर्दन। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भूताला के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमीर मद मर्दन में। हमीर मद मर्दन जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह लिखा हुआ है जय सिंह सूरी के द्वारा। ठीक है ना, सीधा इंपॉर्टेंट सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। इस देख लो, एक लाइन से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहा है एक ही लाइन से, एक ही स्टेप से। ठीक है, तो याद कर लेना अच्छे से। फिर हमीर मद मर्दन ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कह के बुलाया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद रखना। इल्तुतमिश का नाम हमीर किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है कौन सा? हमीर मद मर्दन ग्रंथ। ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था जय सिंह सूरी ने। किसने लिखा था भाई? जय सिंह सूरी ने। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा है? देखो, इन्होंने कहा है कि जत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जत्र सिंह ही था, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। भाई, वीरता की प्रशंसा विरोधियों ने की है, ये बात किसने कहा है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। किसके बारे में कहा? तो जत्र सिंह के बारे में कहा। ये सीधा सीधा कोटेशन जो है ऐसे के ऐसे उठ के एग्जाम में आ जाता है कि ये बात किसने कही थी। फिर वहां पर जो है पता नहीं होता तो फिर हम इधर उधर मुंह देखते हैं, इसीलिए यहाँ से पढ़ लिया करो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। नेक्स्ट स्लाइड देखने से पहले बता दूं आपको कि इन सब क्लासों की पीडीएफ जो भी क्लासें हम इस चैनल के माध्यम से आपसे करवाते हैं, राजस्थान करंट की हो चाहे राजस्थान अध्ययन की हो, ये सारी की सारी पीडीएफ जो है इसकी आपको कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी भी टेलीग्राम पर। किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि सर पीडीएफ कहाँ मिलती है? तो पीडीएफ जो है वो सारी की सारी मिलेगी आपको कहाँ पर? टेलीग्राम पर। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक जो है ना वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया हुआ है।
तो आप जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रही स्लाइड। अगली स्लाइड दे रखी है रतन सिंह के बारे में। किसके बारे में? राजा रतन सिंह के बारे में। ये रहे थे शासक, देखो 1302 से लेकर 1303 तक, एक ही साल का शासन था इनका, एक वर्ष का, कितना, एक वर्ष समथिंग था, ठीक है। तो क्या है देखते हैं इनके बारे में। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। याद रखना 1303 के अंदर जब ये शासक बने 1302 में, उसके बाद 1303 में दिल्ली के सुल्तान थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिनके आक्रमण का इनको सामना करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा था इनको, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है यहाँ से, याद रखना इसको, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? तो ये कारण एक तो यही था कि साम्राज्यवादी नीति थी, उस महत्वाकांक्षा थी उसकी, दूसरा था कि चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी, ये भी कारण है। और कुछ ये भी बताते कि पद्मावती थी, उसके लिए उन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो ये सब अभी तक एक मत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी जो दे रखा है बुक में वो उसको आप याद रखिएगा। ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और दूसरी चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता, ठीक है। फिलहाल क्योंकि हमें ऑथेंटिक बुक चाहिए तो ऑथेंटिक बुक यही है, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट कह रहे हैं 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत। याद रखना पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब लिखा था? 1540 के अंदर। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और इस पद्मावत में उन्होंने क्या बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण जो है रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी थी। देखो ये बात आ गई यहाँ पे सामने, ये भी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। याद रखना इस बात को एक्सेप्ट कौन करते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा, कि भाई ये बात सही है कि रावल रतन सिंह की पत्नी को प्राप्त करने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो ये सारे सन वगैरह अच्छे से याद रखना, कब आक्रमण हुआ, ठीक है ना, कारण क्या था इसका। 3 कारण यहाँ पे देखो, एक तो ये है महत्वाकांक्षा वाला, दूसरा सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता, और तीसरा कारण यहाँ बताया गया कि रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना, ये 30 महत्वाकांक्षा बताएगी, ठीक है ना। तो याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पद्मावत ग्रंथ किसने तो लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब लिखा था? 1540 में। और उसमें ये बात कही गई है कि रतन सिंह की पत्नी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरावो बादल। याद रखना गोरावो बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के। किसके थे? रतन सिंह के सेनापति थे गोरावो बादल, ठीक है ना। ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं इस युद्ध में। फिर रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में ये जौहर कर लेती है, चित्तौड़ का पहला जौहर, ठीक है। फिर इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मत याद रखना। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का एक समकालीन इतिहासकार था, कौन था? अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुए थे। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतू में इस आक्रमण का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन याद रखना। ग्रंथ कौन सा है? खजाइन उल फुतूह। ये ग्रंथ किसका है? अमीर खुसरो का है, ठीक है, जो किसके समकालीन था? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन, मतलब रतन सिंह के समकालीन, ठीक है। फिर अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया, और उसके बाद में चित्तौड़ का नाम जो है वो खिजराबाद कर लिया। क्या कर दिया? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम उन्होंने क्या कर दिया? खिजराबाद। याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह से जब चित्तौड़ को जीत लिया था, उसके बाद में उसका पुत्र था किसका? अलाउद्दीन का, जिसका नाम था खिजर खां। उस खिजर खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर लिया, और चित्तौड़ का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? खिजराबाद। ये नाम जो है कई बार पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रखा गया? क्या रखा था? वो रखा था क्या? खिजराबाद, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना कि रतन सिंह जो है वो मेवाड़ की गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, याद रखना गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? मेवाड़ की, है ना, तो वो था रतन सिंह, रावल रतन सिंह, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, अब आते हैं राणा हमीर। राणा हमीर की बात करते हैं। 1326 से लेकर 1364 तक ईस्वी तक ये रहे थे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। देखो गोहिल वंश की समाप्ति कहाँ पर हो जाती है? यहाँ पर रतन सिंह के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद में हमीर जो है वो सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे ये, ठीक है ना, जो कि 1326 के अंतर्गत चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं और फिर गोहिल वंश की पुनः स्थापना कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि चित्तौड़ पर अधिकार कर पुनः गोहिल वंश की पुनः स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर। फिर है सिसोदा का जागीरदार होने से हमीर को सिसोदिया कहा गया। याद रखना सिसोदा का जागीरदार होने की वजह से हमीर को क्या कहा गया? सिसोदिया कहा गया, ठीक है। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हमीर के बाद में मेवाड़ के शासक, सभी शासक जो है सिसोदिया कहलाए। हमीर जैसे शासक बना, उसके बाद में जितने भी शासक हुए वो सारे गोहिल ना कहला करके कहलाए, सिसोदिया कहलाए, ठीक है ना।
चलिए फिर नेक्स्ट है, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। किस शासक को मेवाड़ का उद्धारक कहा गया? तो हमीर को कहा गया। किसको? हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा गया। ठीक है। फिर है, हमीर राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। विषम घाटी पंचानन किस शासक को कहा गया? मेवाड़ के शासक, तो वह है हमीर। ठीक है, राणा हमीर। ठीक है। फिर है विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या होता है? देखो इसमें लिखा हुआ है, विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश्य की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई। याद रखना। और ये हमीर, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहाँ पर कहा गया है? तो ये कहा गया है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है किसकी? राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, वहां पर इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसको कहा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, याद रखना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। फिर आगे, हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। ये भी याद रखना। सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनकी हार हुई थी और हमीर जो है इसमें क्या हुआ था? विजय हुआ था। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड है, महाराणा लाखा। महाराणा लाखा, इनका शासनकाल था 1382 से लेकर 1421 तक। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक बने। सीधा सा पॉइंट बनता है, याद रखा। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने थे? 1382 में। ठीक है। फिर लिखा हुआ, मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ में होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ में संपन्न हो गया। देखो, मेवाड़ के जो रणमल थे उनकी बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। मेवाड़ की रणमल की बहन थी कौन? हंसाबाई। इनका विवाह इस लाखा, ये जो लाखा है ना, इस लाखा के पुत्र था जिसका नाम था सुंडा। पहली पत्नी का पुत्र था सुंडा। ठीक है ना। तो इस चुंडा के साथ में जो है इसका विवाह होना निश्चित था। किसका? इस हंसाबाई का। लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे, कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जिस वजह से ये विवाह अपने चुंडा के साथ नहीं हुआ और हंसाबाई का विवाह किसके साथ हो गया? लाखा के साथ में हो गया। इसी लाखा के साथ में हो गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो क्या शर्त रखी गई। इस विवाह के साथ में एक शर्त रखी गई थी। ठीक है, मतलब लाखा की और हंसाबाई के विवाह के समय एक शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी है ना, वो हंसाबाई का पुत्र होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। और इस विवाह पे शर्त ये रखी गई कि भी चुंडा जो है वो शासक नहीं बन सकता। शासक उत्तराधिकारी जो होगा मेवाड़ का, लाखा के बाद में जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? तो वो होगा हंसाबाई का पुत्र। ये शर्त रखी गई और फिर ये शादी करवाएगी। फिर कह रहा है कि चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। याद रखना, चुंडा को क्या कहते हैं? राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। इसीलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा गया? तो वो कहा गया चुंडा को। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा गया? चुंडा को कहा गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए थे। कहां से? राणा लाखा के समय में जावर माइन जो है, कहां पर? जावर माइन उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, वहीं से जो है चांदी और सीसा बहुत अधिक मात्रा में मिला था, जिस वजह से आर्थिक समृद्धि बहुत ज्यादा बढ़ी थी। ठीक है, याद रखना, ये जावर माइंस वाला सवाल आ चुका है राणा लाखा के शासनकाल में। ठीक है। फिर है, इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का भी निर्माण कराया था। राणा लाखा के शासनकाल में ही एक बंजारे ने जो है पिछोला झील का निर्माण करवाया था। आपको पता हो तो पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, याद रखना, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार पूछा गया पिछोला झील के बारे में। अभी लास्ट जो सीईटी के एग्जाम वगैरह हुए उसमें भी पूछा गया पिछोला झील का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, महाराणा मोकल। महाराणा मोकल, महाराणा मोकल का शासनकाल कब से कब तक रहा था? देखिए 1421 से लेकर 1433 तक रहा था। ठीक है, महाराणा मोकल राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे। ये देखो जो शर्त रखी गई थी ना, उस शर्त के नतीजे पर जो है महाराणा मोकल को फिर उत्तराधिकारी बनाया गया था। ठीक है, फिर 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चुंडा जो है उसका संरक्षक बना। ठीक है, चुंडा कौन था? राणा लाखा के फर्स्ट बीवी का पुत्र था। ठीक है, फिर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती हैं, तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होता है। मेवाड़ छोड़ने के बाद में चुंडा कहाँ गया था? तो मांडू क्षेत्र पे गया था। ठीक है, मांडू के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बनता है, इसको याद रखना, मांडू। ठीक है, फिर 1433 ईस्वी में मोकल की झिलवाड़ा में चाचा व मेरा के ने मेहपा पवार के साथ में मिलकर हत्या कर ली। याद रखना, मोकल की हत्या कब हुई थी? तो 1433 के अंतर्गत। कहां पर हुई थी? झिलवाड़ा के अंतर्गत। किसने की थी? चाचा व मेहरा ने मिलकर, मेहपा पवार के साथ मिलकर। तो तीन थे, चाचा, मेहरा और मेहपा पवार। इन तीनों ने मिलकर जो हत्या कर दी किसकी? मोकल की। कब? 1433 के अंतर्गत। ठीक है, कहां पर? झिलवाड़ा के अंतर्गत। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होता है, झिलवाड़ा याद रखना नाम। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1433 से लेकर 1400
अड़सठ तक, ठीक है, 1433 से लेकर 1468 तक। फिर है मोकल के बाद में उसका पुत्र महाराणा कुंभा, याद रखना मोकल के बाद में उसका पुत्र कौन था, महाराणा कुंभा, जो कि शासक बनते कब, 1433 में मेवाड़ के शासक बनते। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास जो है अर्जित कर लिया। मतलब राठौड़ों का प्रभाव था जो कि इसने महाराणा कुंभा ने समाप्त कर दिया, और सामंत थे मेवाड़ी जो उनका विश्वास वगैरह उन्होंने जीत लिया, ठीक है, मतलब अच्छे राजा बन गए, है ना मतलब। फिर है कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, याद रखना। महाराणा कुंभा ने अपनी शक्ति का मुख्य केंद्र किसको बनाया था, तो एक तो था चित्तौड़, दूसरा था कुंभलगढ़, ठीक है। फिर है 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, सारंगपुर का, जिसने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त किया, बंदी बना दिया, परास्त करके बंदी बना दिया। किसने, महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा, याद रखना सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, 1437 में। किसके किसके मध्य हुआ, तो मालवा के शासक थे महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के मध्य। तो महाराणा कुंभा ने खिलजी को परास्त किया, परास्त करने के बाद में इसको बंदी बना लिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। याद रखना चित्तौड़ में विजय स्तंभ है ना, उसका निर्माण करवाया था किसने, महाराणा कुंभा ने। कब करवाया था, सारंगपुर का युद्ध विजय होने के बाद में। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, किस युद्ध को विजय करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। तो याद रखना सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो मोहम्मद खिलजी प्रथम, मालवा के शासक थे महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के मध्य। कब हुआ था, 1437 में। फिर है नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ था, जिसमें गुजरात की पराजय हुई थी, ठीक है। नागौर के उत्तराधिकार के कारण जो है मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखना। फिर है 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। याद रखना मंडोर को छीन लिया, और परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। याद रखना रायमल किसका पुत्र था, महाराणा कुंभा का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में चंपारण की संधि हुई। भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। ये संधि उन्होंने ये संधि जो है क्यों की गई थी, महाराणा कुंभा से युद्ध करने के लिए। किसने, महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य संधि हुई थी। कब, 1456 के अंतर्गत, ठीक है। चंपानेर की संधि कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना ही। फिर इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे और उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। ऐसी बात इसमें कही गई थी, किसमें, इस संधि के अंतर्गत। किसने किसने डिसाइड किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और महमूद खिलजी प्रथम। फिर 1457-58 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके थे, ठीक है। तो याद रखना चंपारण की संधि होने के बाद में कब इन्होंने जो है कुंभा पर आक्रमण किया था, किसने, गुजरात और मालवा के शासकों ने। कौन सा, कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी प्रथम ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था, तो 57-58 के अंदर, 1457-58 के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है, ठीक है, जिसमें सिरोही का दुर्ग है, अचलगढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, ये सारे प्रसिद्ध दुर्ग है। फिर एक कविराज श्यामलदास, ठीक है, वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामलदास ने भी कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता माना है। किसने, कविराज श्यामलदास ने, ठीक है। फिर एक कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है, और इसके शिल्पी कौन है, याद रखना कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन है, शिल्पी थे मंडन। कौन है, मंडन, ठीक है, नाम याद रखना। ये क्वेश्चन आ गया कितनी बार एग्जाम में, इंपोर्टेंट बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी श्रृंगार चमरी मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए थे, जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के लिए अद्भुत प्रसिद्ध। याद रखना कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़ के अंतर्गत, श्रृंगार चमरी चित्तौड़ के अंतर्गत, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर है, फिर रणकपुर के मंदिर है। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है, पाली के अंतर्गत स्थित। याद रखना अभी हाल ही में कहाँ है, ये रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है, पाली के अंतर्गत, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है कुंभा एक विद्वान था, विद्यानुरागी शासक भी था। ये कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की थी, ग्रंथ किसने लिखा था, ये तो ये लिखा था किसने, कान्हा व्यास ने। और यहाँ से हमें जानकारी मिलती, क्या जानकारी मिलती कि एक वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में रुचि रखता था। कौन, कुंभा। संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध, ये सारे इसके ग्रंथ थे। किसके, ये ग्रंथ थे कुंभा के। याद रखना किसके, कुंभा के ग्रंथ थे। कौन कौन से, संगीत राज, संगीत मीमांसा और शूड प्रबंध, ठीक है। फिर एक कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की थी, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका भी लिखी थी, ये भी है इसके ग्रंथ, याद रखना। इसके काल में कवि था एक, कौन सा नाम, अत्रि और महेश, कवि थे अत्रि और महेश, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। याद रखना
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? अत्रि व महेश के द्वारा। किसके काल में? कुंभा के काल। ठीक है, चलिए एक स्लाइड और रही होगी। हाँ, एक स्लाइड और है, चलो देख लेते हैं। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव, भरताचार्य, हिंदू सुल्तान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना चाहिए। हिंदू सुल्तान कई बार पूछा गया है ये नाम कि किसकी उपाधि है ये, तो महाराणा कुंभा की है। ठीक है, तो सारी उपाधियां याद कर लेना एक बार इसमें से। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को जो है उन्माद रोग हो गया था, जिस वजह से उसके पुत्र, याद है ना, कुंभा के पुत्र था जिसका नाम था उदा, उसने 1468 में कुंभा की हत्या कर ली थी। इसलिए मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है किसको? उदा को। क्या कहते हैं? मेवाड़ का पितृहंता। मेवाड़ का पितृहंता किसको कहते हैं भाई? महाराणा उदा को कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, याद रखना। ये पूरी क्लास कंप्लीट हो गई, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी सारी क्लासें भी इससे पहले की जो 3 पार्ट है वो भी दे रखे हैं अच्छे से प्ले लिस्ट में, वहाँ जाइए आराम से पूरा देखिएगा। और कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे क्लासें रिकॉर्ड हो रही मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक